हेलो 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 एवरीवन। चलिए फटाफट पहले बताइए कि क्या ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, एकदम टकाटक है, वो मुझे बताइए। हम लोग हमारे सिस्टम्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, बेहतर करते रहते हैं। और ये भी बताइए, ठीक है, आपको कितना मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो जब खत्म होता है तो जरूर अपने कमेंट दीजिए। पूरी टीम को बहुत मजा आता है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ने में। हम लोग वी आर ऑलरेडी थ्रू विथ, ठीक है, आज हमारा सेवेंथ लेक्चर है। सेवेंथ लेक्चर है हमारा और सातवें लेक्चर में अभी हम 6 चैप्टर्स, गाइस, 6 चैप्टर्स, 6 चैप्टर हम लोग खत्म कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने खत्म किया, चैप्टर नंबर 2 हमने खत्म किया, चैप्टर नंबर 7 हमने खत्म किया, चैप्टर नंबर 11, 12 और आज चैप्टर नंबर 4 हम लोग खत्म करने वाले हैं। चलिए मुझे बताइए कि आप लोग फाड़ू चार्ट रिवीजन देखकर आए कि नहीं आए। आपका डेली टारगेट आपको दिया जाता है। डेली टारगेट आपको दिया जाता है जिसमें पहले आपको फाड़ू चार्ट रिवीजन करना होता है और फिर कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस नहीं भी कर पा रहे हो तो कम से कम आपने फाड़ू चार्ट रिवीजन तो करना ही करना चाहिए। और क्वेश्चंस और चार्ट्स की लिंकिंग भी दी है। क्वेश्चंस और चार्ट्स की लिंकिंग भी दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको उसका करस्पॉन्डिंग अगर आपको उसका करस्पॉन्डिंग चार्ट चाहिए कि इसका करस्पॉन्डिंग चार्ट कौन सा है, तो आप हमने जो गूगल शीट दी हुई है, ठीक है, गूगल शीट दी हुई है, RDBM बैच करके जो लिंक है, वहां पर जाकर आप लिंकिंग देख सकते हो और लिंकिंग के हिसाब से आप लोग हर क्वेश्चन का करस्पॉन्डिंग चार्ट क्या है वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। ऑल क्लियर, ऑल सेट, एकदम मजे में है सब लोग। ठीक है, आज हमने स्टैंडिंग हमारा सेट रखा है। मैंने बोला हम इम्प्रोवाइजेशन करते रहते हैं। बैठे बैठे स्टूडियो में कभी कभी बैठे बैठे थोड़ा सुस्त महसूस करते, क्लास का फील नहीं आता, लेकिन जैसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वैसे ही मुझे शायद पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा। सो लेट्स सी गाइस, सबसे पहला हमारे टारगेट, जस्ट मिनट, चलिए अगर देखेंगे तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 315.27। ठीक है, देखिए मैंने आपको बोला था कि ये पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे है, दैट इज 315 का आधा पार्ट रिस्क से डील करता है और जो आधा पार्ट है वो इंटरनल कंट्रोल से डील करता है। तो रिस्क से कनेक्टेड जो पार्ट था वो हम खत्म कर चुके हैं। अब हम जो देखने वाले हैं वो कंट्रोल से रिलेटेड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने चुना है 315.27। परम क्वेश्चन बैंक पे पेज नंबर 4.13 पे है। ठीक है, वैसे ये पहले पार्ट में आ गया, इसको दूसरे पार्ट में होना चाहिए था, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, लेट्स सी गाइस, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल क्या होता है बताइए। इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बताइए। उसका पर्पस क्या होता है बताइए। उसका, ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ये सबका आंसर एक ही है। एक ही आंसर है। अब अगर हमको आंसर समझना है, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ठीक है, तो आप, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर है 315 का पार्ट 2.020 फाड़ू पे पेज नंबर 29 के ऊपर हम लोग ये आ रहे हैं। आप अगर आएंगे पार्ट 2, ठीक है, इसके ऊपर आएंगे 315 पे पेज नंबर 29 के ऊपर, तो आपको मिलेगा। तो क्या लिखा है, ऐसे ऐसे 315 के हिसाब से जो प्रोसेस, जो स्टेप्स डिजाइन किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं,
मेंटेन पहले डिजाइन होता है, तय करते, फिर इम्प्लीमेंट करते, फिर उसको मेंटेन करते, ईसीडब्ल्यूजी, उनसे छोटे मैनेजमेंट और उनसे छोटे एम्प्लॉइज, ताकि रीजनेबल अश्योरेंस से चार चीजें अचीव कर सके। तो चार चीजों को अचीव करने के लिए आपने जो स्टेप्स बनाए हैं, आपने जो प्रोसीजर्स बनाए हैं, उसको बोला जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक फाइनेंशियल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो स्टेप्स और प्रोसीजर्स जो चार चीजों को अचीव करने के लिए कंपनी ने बनाकर रखे हैं, उसको हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स मानते हैं। सबसे बड़ा, तो एक प्यारे सीक्वेंस, सबसे बड़ा लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। आपने लीगल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है, उसमें लीगल हेड है, पूरी लीगल टीम है, उनके पास में सॉफ्टवेयर है, हर महीने के एंड में क्या करना है, हर क्वार्टर के एंड में क्या करना है, 6 मंथ एंड में क्या करना है, 1 ईयर एंड में क्या करना है, सब लिखा हुआ है। कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए कौन सी परमिशंस, कौन से रजिस्टर्स, कौन से अप्रूवल्स, कौन सी फीस पे करनी पड़ेगी, वो भी दिया हुआ है। करेक्ट। ये सब कुछ आपने किया है, मतलब लॉ रूल्स रेगुलेशन के कंप्लायंस के लिए जो आपने सिस्टम बनाया है, वो जो आपने स्टेप्स प्रोसीजर्स बनाई है, वो इंटरनल कंट्रोल्स में आएगा। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके एसेट्स। एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए, एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए आपने गोडाउन में, ठीक है, आपने एसेट्स को गोडाउन में रखा है, लॉक एंड की में रखा है, सिक्योरिटी के अंदर रखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा में रखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, कुछ ही लोग जा सकते हैं, उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं, पूरे मूवमेंट का रिकॉर्ड रखते हैं रेगुलरली। रेगुलरली रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स को और एक्चुअल स्टॉक को मैच करते हैं, वो भी हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल्स। फिर एसेट्स को यूज करके ऑपरेशंस जो होते हैं वो एफिशिएंट इफेक्टिव हो, इसलिए आपने जो बातें करके रखी हुई है, जैसे रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर क्वालिटी का ही आना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। रीऑर्डर लेवल आपने सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के बाद ही प्रोडक्शन में उतारते हैं, उनका फिक्स टाइम रखा हुआ है, डेली टारगेट रखे हुए हैं। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के लिए जो आपने प्रोसेस बनाई है वो भी इंटरनल कंट्रोल्स में आता है। और फिर आपने अकाउंटिंग के लिए प्रॉपर फॉर्मेट के प्राइमरी बुक्स, सेकेंडरी बुक्स, रेगुलर ट्रायल बैलेंस, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पूरा प्रोसेस आपने स्ट्रीमलाइन करके रखा है। उसके लिए एडिक्वेट स्टाफ है, सॉफ्टवेयर है, नॉलेजेबल लोग हैं, वो भी इंटरनल कंट्रोल्स में आता है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर वो प्रोसेस वो स्टेप्स जो आपने बना के रखे हुए हैं चार चीजों को अचीव करने के लिए, लॉ रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस, उसके बाद में एसेट्स का सेफ गार्डिंग, उसके बाद में ऑपरेशंस आपके एफिशिएंट इफेक्टिव हो, और जो अकाउंटिंग है वो बराबर हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बने। ये सब कुछ आएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर, डेफिनेशन के अंदर आएगा। यही हमारी डेफिनेशन है, यही ऑब्जेक्टिव्स है, यही जनरल पर्पस है। आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर। आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट। गाइस, साथ साथ में कमेंट करते जाइए, ठीक है, कमेंट करते जाइए, सब क्लियर है, मजा आ रहा है, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है, पहला क्वेश्चन खत्म होता है, यही आपको समझाना है। और मैंने आपको बताया एक बार पढ़ो, 3 जगह लिखो, डेफिनेशन भी यही, ऑब्जेक्टिव भी यही, पर्पस भी यही, और क्या चाहिए लाइफ में भाई, और क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, 315 का रेफरेंस देने के बाद में, 315 का आप रेफरेंस दीजिए, ठीक है, उसका पूरा नाम लिखिए और उसके बाद ये बातें लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आप आइए, देखिए, इंटरनल ICS.01, ये भी हम लोगों ने इनडायरेक्टली कवर कर लिया कि दिस इज नथिंग बट पर्पस। अभी हम लोगों ने कवर किया चार चीजें अचीव करने के लिए जो होता है वही हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, वही पर्पस है। अब एक बात मैं बता दूं, आपके सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फाड़ू के पेज नंबर 29 पे है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बड़े बड़े कंपनी कि अगर आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज करना है, बड़े बड़े कंपनियों के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को अगर आपको एनालाइज करना है कि वो स्ट्रांग है कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा 5 कंपोनेंट्स, आपको स्टडी करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी 5 कंपोनेंट्स। अगर ये 5 कंपोनेंट्स अच्छे हैं, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
इट इज वर्किंग वेरी फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कौन से है ये 5 कंपोनेंट? लेट्स सी गाइस। सबसे पहले सबसे बेस 5 कंपोनेंट, सबसे बेस में कंट्रोल एनवायरनमेंट। इंटीग्रिटी और मैनेजमेंट के लोग कितने सीरियस है इंटरनल कंट्रोल्स के प्रति, इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, उसको बोलते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले वो जरूरी है कि टॉप के लोगों ने और कंपनी के लोगों ने सिस्टम को सीरियस से लेना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए, इस कंट्रोल एनवायरनमेंट। लेकिन सिर्फ सीरियसनेस से बात नहीं चलेगी, सीरियसनेस से बात नहीं चलेगी। नेक्स्ट है कंपनी का अपना खुद का इंटरनल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कौन से डिपार्टमेंट में चोरी हो सकती है, कौन से डिपार्टमेंट में डिफेक्टिव गुड्स आ सकते हैं, कहां पे इनलीगल एक्टिविटी हो सकती है, कहां पर ब्रेकडाउन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, कहां पे लीगल केस आ सकता है, एंड सो ऑन। हर डिपार्टमेंट की रिस्क पता होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंटिटी का अपना खुद का। फिर एक बार रिस्क पता चलेगी तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए एक बहुत प्यारा कंट्रोल एक्टिविटी होनी चाहिए। देयर शुड बी कंट्रोल एक्टिविटी। तो सबसे पहले आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, कंट्रोल एक्टिविटीज। बहुत ही रिस्की ट्रांजैक्शंस है, आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगा लीजिए, मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व करिए, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑथराइजेशन लगवा लीजिए, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। रिकॉर्ड कीपिंग लगाइए स्ट्रिक्ट, कोई भी रिकॉर्ड्स को देख करके गलतियां कर पाएगा, रिकॉर्ड कीपिंग को इंप्रूव करिए। जो भी चीज जिससे हम लोग रिस्क को कम कर पाते हैं उसको हम लोग कंट्रोल एक्टिविटी नाम देते हैं। प्लीज कंट्रोल एक्टिविटी। एक बार चीजों को बनाने के बाद, एक बार आप चीज को बना भी लो, एक बार चीज को बनाने के बाद में आपको कंटिन्यूस, वी लिव इन अ डायनामिक वर्ल्ड, हम डायनामिक वर्ल्ड में रहते हैं, कंटिन्यूसली चीजें बदलती रहती है, कंटिन्यूसली चीजें बदलती रहती है। तो आपने मॉनिटरिंग, ठीक है, कंपनी के लोगों ने मॉनिटरिंग करना चाहिए कि जो सिस्टम बनाया था वो आज भी रेलेवेंट है ना, उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है ना, इज इट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। और अगर आप चाहते हैं कि सारे कंपोनेंट्स, ठीक है, ये सब सारे कंपोनेंट्स अच्छे से काम करें, अच्छे से सारे डिसीजन हर कंपोनेंट को लेकर अच्छे डिसीजंस हो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ये सब होने के बाद में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे बने, डेटा बहुत अच्छा जनरेट हो, उसके बेस पे अच्छे डिसीजंस लिए जा सके, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 5 कंपोनेंट, सिस्टम्स के प्रति सीरियस है, कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है, रिस्क पता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल एक्टिविटीज डिजाइन की है, कॉम्पनसेटिंग द रिस्क, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और डेटा रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। इफ दिस 5 कंपोनेंट्स, अगर ये 5 कंपोनेंट अच्छा काम करेंगे तो पूरा सिस्टम आपका बहुत अच्छा, बहुत प्यारा काम करेगा। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये देखिए यहाँ पे स्टडी मटेरियल 17, May 19 मॉक पेपर, नवंबर 19 आरटीपी, May 20 मॉक, नवंबर 20 मॉक, स्टडी मटेरियल 20। तड़प रहा है कि ये क्वेश्चन तड़प रहा है, आने के लिए तड़प रहा है, इतना ज्यादा तड़प रहा है ये क्वेश्चन, क्या बताऊं मैं आपको। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूरी कहानियां हैं। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, ध्यान सुनिए। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल्स अगर है तो वो 5 कंपोनेंट समझाने पड़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल अभी हम देख कर आए 5, ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। देखो ये क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हमारी टीम भावुक हो गई, ठीक है, यहाँ पे गलती से आया है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल के आंसर है, 5 कंपोनेंट्स के बारे में बताना, तो ध्यान से पढ़ना।
उन्होंने एलिमेंट्स कंपोनेंट्स पूरे इंटरनल कंट्रोल के पूछे हैं या फिर उन्होंने सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट के पूछे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, लेट्स सी गाइस। अब यहां पर आप कॉन्सेप्ट नंबर पे जाइए। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर ऐसे 315 पार्ट टू 100, 315 पार्ट टू 100 पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको तो आपको इसका एक प्यारा सा चार्ट मिल जाएगा जो आपके जीवन को बहुत ही शानदार जबरदस्त बना देगा। पेज नंबर 29, फाड़ू का पेज नंबर 29, फाड़ू का पेज नंबर 29 पे आप जाइए तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट नंबर 100 मिलेगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्या होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट? बहुत ही सिंपल। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एनवायरनमेंट? ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब क्या? कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब क्या एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है, कितना सीरियसनेस, एटीट्यूड। अवेयरनेस क्या है, कितना पता है खुद के सिस्टम्स के बारे में, एटीट्यूड क्या है, कितनी जानकारी है खुद के सिस्टम्स के बारे में, एबिलिटी, एडिक्वेट स्टाफ है क्या, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, इक्विपमेंट है क्या, और क्या एक्शन ले रहे हैं, what action these guys are taking, what action these guys are taking। अगर कोई फॉलो करता है तो उसको सम्मान रिवॉर्ड करते क्या, कोई फॉलो नहीं करता उसको पनिश करते क्या। सो व्हाट इज एटीट्यूड, अवेयरनेस लेवल, एबिलिटी एंड एक्शन टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट का एग्जांपल, जॉब करने के लिए गए, जैसे ही जॉब करने आते हैं आरती उतारते हैं, सीधा लगाते हैं, बोलते वेलकम, हाथ ऊपर करिए, ये बेल्ट पहनिए। कोई बंदा जॉब करने आ रहा है कंपनी में, सिचुएशन ऐसी है, बेल्ट पहनिए। बेल्ट पहनने के बाद बोले दोनों जगह पे किताबें आएंगी, दो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। आप देखिए सब लोग ऐसी दो किताबें लेकर घूम रहे हैं। पहला एक हफ्ता हम आपको ट्रेनिंग देंगे, पहला एक हफ्ता हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि इस किताब को कैसे पढ़ना है, इस किताब को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, और इसको कैसे, ठीक है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको 2 महीने में प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं तो आप 2 हफ्ते में बाहर भी फेंक सकते हैं। ठीक है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल मैनुअल। इतना जब इतना इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस है, इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, इतने रिवॉर्ड्स है, इतने पनिशमेंट्स है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के प्रति, उसको बोलते हैं गुड कंट्रोल एनवायरनमेंट। अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट को अच्छा चाहते हो तो उसके एलिमेंट्स, अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट को अच्छा चाहते हो तो उसके एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट होने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट्स, लेट्स सी गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे बड़ा कौन होता है? टीसीडब्ल्यूजी, हमने उसका एक बना दिया। उससे छोटा कौन? मैनेजमेंट, उसका एक ग्रुपिंग बना दिया। उससे छोटा कौन? ह्यूमन रिसोर्स, उसका एक ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग में ही तो जान है, ये ग्रुपिंग ही आपको आगे तक पहुंचाएगा। ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी और कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, फीचर्स होने चाहिए और उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पहले 2 पॉइंट है एट्रीब्यूट्स के, फिर अगले 2 पॉइंट है पार्टिसिपेशन के। पहले एट्रीब्यूट, ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी, आप अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहते हैं, टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी बहुत ही बहुत नॉलेजेबल, बहुत एक्सपीरियंस्ड, और मार्केट में एक रेपुटेशन होना चाहिए, उसका एक स्टेटस होना चाहिए, उसका एक स्टेचर होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया उसका एक्सपीरियंस है, उसका नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है, और मार्केट में उसका अच्छा स्टेटस है, ग्रेट। और वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मैनेजमेंट के ऊपर फाइनेंशियली, पर्सनली, लीगली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। और उनका पार्टिसिपेशन, उन्होंने एक अच्छा लेवल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए कंपनी के फंक्शनिंग में। ठीक है, दे शुड आस्क, उन्हें रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए, एजेंडा सेट करना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए मैनेजमेंट को। गलती कैसे हुई, किसने गलती की, ऐसा क्या करो कि गलती ना हो। ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में उनकी क्या अप्रोच है पूछना चाहिए, शुड आस्क टफ क्वेश्चन। इंटरेक्शन करना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर से। ऐसा होनहार बुद्धिमान शक्तिमान टीसीडब्ल्यू चाहिए अच्छे कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए। फिर मैनेजमेंट भी कैसा होना चाहिए? मैनेजमेंट भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट की फिलोसॉफी और अपना ऑपरेटिंग स्टाइल होना चाहिए। मैनेजमेंट का एक अच्छा फिलोसॉफी ऑपरेटिंग स्टाइल होना चाहिए। ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो बिजनेस रिस्क, हर डिसीजन की बिजनेस रिस्क क्या है
उसको समझ के, उसको ध्यान में रखकर डिसीजंस लें। ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग को बहुत इंपॉर्टेंट दे, फिर वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को लेकर बहुत पॉजिटिव रहे, उसमें जबरदस्ती दखल अंदाजी ना करे और अच्छे नॉलेजेबल लोगों से अकाउंटिंग करवाए। तो ये बिजनेस रिस्क को लेकर चलने वाले लोग हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेसिंग को इंपॉर्टेंस देने वाले लोग हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन को इंपॉर्टेंस देने वाले लोग हैं, अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज बहुत प्यारी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए कि रिक्रूटमेंट एकदम स्ट्रीमलाइंड पॉलिसीज होनी चाहिए। भाई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होना चाहिए कि भाई रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि भाई मंथली बेसिस पे अंदाजा लगाएंगे कितने लोग चाहिए और हम ऐड देंगे और लोगों से सीवीज मंगवाएंगे। रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज, उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद उनका ओरिएंटेशन, उनकी ट्रेनिंग, फिर जब वो काम करते अटक जाते तो उनकी काउंसलिंग, फिर उनके कॉम्पनसेशन, फिर उनके प्रमोशन, प्रॉब्लम्स हो तो रेमेडियल एक्शंस, इन सब की पॉलिसीज प्रोसेस होनी चाहिए। अच्छा ह्यूमन रिसोर्स रहेगा। देखिए ये सब अच्छे होंगे तभी जाके एक एनवायरनमेंट अच्छा बने, अच्छा टीसीडब्ल्यूजी, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स। उनको काम देना चाहिए अपने कॉम्पिटेंस, उनके सबके स्किल लेवल से, सबके सबके क्वालिफिकेशंस है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सबको उनके हिसाब से काम देना चाहिए। उसके हिसाब से आप उनको काम दीजिए। फिर अब काम दे चुके हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट को हर जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, उसके अंदर उसके नीचे कितने लोग आते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, उसके नीचे कितने लोग आते हैं, कितने उसके नीचे लोग आएंगे, और फिर उनके नीचे कितने लोग आएंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अच्छा स्ट्रक्चर बनाए। उनको अगर आपने जिम्मेदारियां दी है तो उनको अथॉरिटी भी दे, डिसीजन लेने का पावर दे, डिसीजन लो, एग्जीक्यूट करो, उसका पावर देना चाहिए। और रेगुलर बेस पे कम्युनिकेशन होना चाहिए पूरे इसमें। भाई इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिक्स क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको क्यों फॉलो करें, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने होते हैं। तो आपको ये समझाना पड़ेगा। जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट। गाइस चलिए, तो
बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हमने देखा कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। अब लेट्स सी गाइस, नाउ अब ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यस, थोड़े समय के लिए व्हाइट स्क्रीन आई थी, लेकिन वी आर, अब हम लोग वापस आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग बड़े कह रहे कंट्रोल्स का मतलब समझ चुके हैं, कंपोनेंट समझ चुके हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट को हम लोग समझ चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए कितनी बार ये न्यू कोर्स आरटीपी में भी आया है, May 16 आरटीपी, May 17 आरटीपी, May 17 एग्जाम, May 18 आरटीपी में आया है। सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन बी पॉजिटिव फैक्टर। एक्सप्लेन करो इसको। देखिए चार्ट का नंबर है 315 का पार्ट टू 110, 315 का पार्ट टू 110, ठीक है। ये देखिए, ये रहा आपका, फिर से पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर 29 पे आप आइए, पेज नंबर 29 पे आइए। देखिए क्या बात लिखी है। यस, कि अगर 5 कंपोनेंट्स होते इंटरनल कंट्रोल के, अगर 5 कंपोनेंट होते इंटरनल कंट्रोल के, सबसे बड़ा कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस में जो होता है कंपोनेंट, वो होता है आपका, ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। सपोज कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू के लोग बहुत सिंसियर है, सीरियस है इंटरनल कंट्रोल्स के प्रति, बहुत बढ़िया। कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो एक पॉजिटिव बात है। उसके अच्छे होने से बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको मदद मिलती है। अगर सीरियसनेस है, इंपॉर्टेंस है, सिस्टम को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। बाकी कंपोनेंट्स भी अच्छे से काम करेंगे, इवन रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स विल वर्क प्रॉपरली। इससे रिस्क कम होगी, ठीक है, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कम लगाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बी कॉशियस, बी कॉशियस, सिर्फ अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट इनफ। सिर्फ अच्छे कंट्रोल एनवायरनमेंट के बेसिस पे आप सारे फ्रॉड्स और एरर्स को रोक लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माना कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो सभी कंपोनेंट्स अच्छे से परफॉर्म करते हैं, सभी कंपोनेंट्स को एक बेस मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, वो इंप्रूव होते हैं, ठीक है, वो इंप्रूव होते हैं। लेकिन सिर्फ उसके भरोसे हम नहीं चल सकते, हम सिर्फ उसके भरोसे नहीं चल सकते। इसीलिए लिखा है कि सिर्फ अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट होना सफिशिएंट नहीं है, बाकी कंपोनेंट्स ने भी अच्छे से काम करना चाहिए। तभी, बाकी कंपोनेंट्स अगर अच्छे से काम करेंगे, तभी उसके बेसिस पे, ठीक है, पूरा कंट्रोल्स बराबर काम करेंगे और हम लोग फ्रॉड एरर को काफी हद तक प्रिवेंट डिटेक्ट कर पाएंगे। तो सिर्फ अच्छे कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, क्या फायदे बताइए। लेकिन सिर्फ वो अच्छा है, उससे बात नहीं बनेगी, बाकी चीजें भी होनी चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ अच्छे से समझ में आता है वो सफिशिएंट नहीं है। समझ में आने के बाद में मेमोराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, और मेमोराइजेशन के बाद अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिखना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस वही बात यहां पे दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला जो कंपोनेंट है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर ICS.06, ICS.06 है। यहाँ पे मीनिंग ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज और कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज रेलेवेंट होते हैं ऑडिट को, उस पे क्वेश्चन है। May 21 आरटीपी में ओल्ड और न्यू कोर्स दोनों में आया है। May 21 आरटीपी, आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए कौन सा चार्ट नंबर है, चार्ट नंबर है 140, फाड़ू के पेज नंबर 30 पे है। 140 फाड़ू के पेज नंबर
सकते हैं। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब हम ऑलरेडी देखकर है, कंपनी के अंदर जो सिस्टम स्टेप्स प्रोसेस बनाए टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एम्प्लॉयज ने, इन सब ने मिलकर, ताकि रीजनेबल अश्योरेंस से हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से चार तरह की चीजें हम लोग अचीव कर सकते हैं। लॉ रूल्स रेगुलेशन का कंप्लायंस, उसके बाद उससे थोड़े कम इंपॉर्टेंट एसेट्स का सेफ गार्डिंग, उसके बाद एसेट से होने वाले ऑपरेशंस एफिशिएंट इफेक्टिव और इन सब की अकाउंटिंग बराबर हो। चार चीजों को अचीव करने के लिए जो आपने सिस्टम बनाए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। फिर एक बात समझाई है, फिर एक बात समझाई है कि ध्यान रहे बहुत कंपनी में बहुत सारे स्टेप्स प्रोसीजर्स होंगे, कंपनी के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे, बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे। ये जितने के जितने कंट्रोल्स है, ये सारे के जितने के जितने कंट्रोल्स है, ये सारे रेलेवेंट नहीं होते। ये सब ऑडिट के काम के नहीं होते हैं, दे आर नॉट रेलेवेंट। इसमें से कुछ ही कंट्रोल रेलेवेंट होते हैं, बड़े काम के होते हैं। वो कौन से होते हैं? ठीक है, यहां पर समझाया है और नीचे भी समझाया है। देखिए, मैं इसको 1 नंबर बोलूंगा, ये 2 पॉइंट्स को, इसी को, और ये ऐसा होता है हमारे स्टैंडर्ड्स में, ऐसा होता है, उसी पॉइंट को और समझाते हैं। अल्टीमेटली नीचे वापस उन चीजों को समझाया, एक्सप्लेन किया है। सारे कंट्रोल्स रेलेवेंट नहीं होते। रिस्क असेसमेंट करते वक्त हम लोग देखते हैं कि इनहेरेंट रिस्क को कॉम्पनसेट करने वाले जो कंट्रोल्स होते हैं, वो हमारे लिए रेलेवेंट कंट्रोल्स होते हैं। जहां जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क मिलती है, उसको कॉम्पनसेट करने वाले जो कंट्रोल्स होते हैं, वो रेलेवेंट कंट्रोल्स होते हैं। सब कंट्रोल्स काम के नहीं है। जहां पे गलती होने के प्रॉब्लम है, जहां पे रिस्क है, उसको कॉम्पनसेट करने वाले जो कंट्रोल्स होते हैं, वही रेलेवेंट होते हैं, वही काम के होते हैं। ठीक है। फिर फिर इसके बाद फिर इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन हो, जहां पे हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन होता है, ठीक है, उसका टेक्निकल वर्ड है, जहां पे हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन है, वहां पे सिस्टम्स के भरोसे सब कुछ चल रहा है, वहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मैंडेटरी हो जाता है। सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसेस के भरोसे काम नहीं कर सकते। इसलिए हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन जहां पर भी है, वो सारे कंट्रोल्स को रिलेवेंट कंट्रोल्स माना जाता है, कि भाई उसको तो टेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑडिटर अपना जजमेंट लगाए, इसमें सब आ गए। ठीक है, इसमें सब आ गए। रिस्क असेसमेंट वाले, इनहेरेंट रिस्क को कॉम्पनसेट करने वाले, सिग्निफिकेंट रिस्क को कॉम्पनसेट करने वाले, हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन जहां पर है, ठीक है, वहां वो वाले एरियाज, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट, आईआरसीटीसी, ई कॉमर्स एंड सो ऑन। और आखिरी में ऑडिटर, इसके अलावा जो भी सोचे। इतना ही आंसर काफी है, इतना ही दिया उन्होंने, बस ये 2 पॉइंट एक्सप्लेन किए। लेकिन आप ये तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल दीजिए ना। एसेट्स को सेफगार्डेड रखना, एक सेफ जगह पे रखना, रिस्ट्रिक्टेड रखना, कवर्ड रखना, लॉक एंड की में रखना, सिक्योरिटी में रखना, सीसीटीवी में रखना, इसको फिजिकल कंट्रोल्स बोलते हैं। ये फिजिकल कंट्रोल है, ये भी कंट्रोल एक्टिविटी में आता है। फिर कोई भी काम दे रहे उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर देना, काम बांट देना लोगों में, ये कंट्रोल एक्टिविटी में आता है। काम के पहले ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन लगाना, ये भी उसमें आता। देखिए, एसेट्स को पहले आप सेफगार्डेड रखो, फिजिकल कंट्रोल दो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगा दो, एसेट्स को सेफ रखा, फिर एसेट्स को डील करने वाले लोग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगा दो, बड़े ट्रांजैक्शंस में ऑथराइजेशन लगा दो, ट्रांजैक्शन के बाद में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेसिंग अच्छी करो, और रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिव्यू करते जाओ, एमआईएस बनाते जाओ। ठीक है, ये सब कंट्रोल एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी नाउ, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट विल सी इज मॉनिटरिंग। देखिए, एक एक कंपोनेंट को देख रहे हैं, जो जो कंपोनेंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे कि ये कंपोनेंट के ऊपर क्वेश्चन, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो the auditor shall obtain major understanding of major activities that entity uses to monitor internal controls। अलग अलग, आपके अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, आपके अलग अलग
कंपोनेंट्स हैं, तो जो कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो कंपोनेंट्स हम लेकर देखेंगे। अब मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का बहुत प्यारा सा चार्ट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया चार्ट। अगर आप देखेंगे 315 का पार्ट टू, 160 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट है। फाड़ू का पेज नंबर 30, फाड़ू का पेज नंबर 30 है, ठीक है। उस पे आपको ये देखने को मिलेगा, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। लेट्स सी गाइस, ठीक है, लेट्स सी। मॉनिटरिंग कंट्रोल्स क्या होता है? मॉनिटरिंग कंट्रोल्स, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स एक एक्टिविटी है जिसमें एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स, एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स जो है, क्या ये कंट्रोल्स क्या ये कंट्रोल्स एडिक्वेट है, लाइक सभी तरह के प्रॉब्लम रिस्क इश्यूज को कवर कर रहे हैं सभी रीजन्स को। आर दे एडिक्वेट, आर दे अप्रोप्रिएट, क्या बदलते जमाने के साथ क्या वो एडिक्वेट है, क्या वो अप्रोप्रिएट है? आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये हम देखना चाहते हैं, ठीक है। नाउ ऑडिटर की जिम्मेदारी है ये देखना, ऑडिटर की जिम्मेदारी है, यस गाइस, देखो मॉनिटरिंग मतलब कंपनी के लोगों ने अपनी सिस्टम्स को स्टडी करना, एनालाइज करना, एग्जामिन करना कि आर दे एडिक्वेट, आर दे अप्रोप्रिएट, आर दे इनफ, आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। ऑडिटर ने जाकर देखना चाहिए, ऑडिटर ने ऑडिटर ने जाकर देखना चाहिए, ठीक है, कि क्या कंपनी के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छी है। अगर मॉनिटरिंग अच्छी होंगी तो कंट्रोल्स अच्छे होंगे, कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगी, कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगी तो आरएमएम कम हो जाएगा, आरएमएम कम हो जाएगा तो हमको ऑडिट प्रोसीजर कम लगानी पड़ेगी। इसीलिए ये कंपोनेंट को स्टडी करना जरूरी है। अब किस तरीके से मॉनिटरिंग होती है, हाउ मॉनिटरिंग हैपेंस, मॉनिटरिंग होती कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है। थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है थ्रू ऑन गोइंग एक्टिविटीज। सर ये क्या हुआ, थ्रू ऑन गोइंग एक्टिविटीज क्या हुआ? सिस्टम के अंदर ही ऐसी चीजें दी हुई है जिससे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर मंथ एंड पे एमआईएस बनता है, एमआईएस बनता है, जो एमआईएस रिपोर्ट है, ठीक है, इससे समझ में आ जाता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऑनगोइंग एक्टिविटीज मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर के जो कंट्रोल्स है उसकी मदद से मॉनिटरिंग करना। एमआईएस रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, एरर रिपोर्ट्स, प्रॉब्लम रिपोर्ट्स, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हो सकती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है जिसकी मदद से मॉनिटरिंग हो जाती है। मंथली बेसिस पे सीनियर्स का अपना डिपार्टमेंट पूरा रिव्यू करना, ये सब ऑनगोइंग एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग विद द हेल्प ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज बोलते हैं। सेपरेट इवैल्यूएशन, आप अलग से सीए फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं, चल जा देख इंटरनल कंट्रोल हमारे बराबर है ना, इंटरनल ऑडिट आप करवा सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, या तो ऑनगोइंग एक्टिविटीज की मदद से मॉनिटरिंग हो जाएगी, या तो सेपरेट इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हो जाएगा, या तो कॉम्बिनेशन होगा दोनों का। एक्सटर्नल पार्टी की इंफॉर्मेशन बड़े काम की चीज है, बड़े, ठीक है। सिस्टम में कोई खामी है क्या, कस्टमर के कंप्लेन्स, रेगुलेटर, गवर्नमेंट कंप्लेन कर रहा है क्या, रेगुलेटर क्या बोल रहा है आपके बारे में, सप्लायर क्या बोल रहा है आपके बारे में, एम्प्लॉयज क्या बोल रहा है आपके बारे में, कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, वो देखिए, उससे समझ में आएगा कहीं पे प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो बड़ा प्यारा है, पहले उसका डेफिनेशन बताया, ऑडिटर की जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग सिस्टम को समझना, मॉनिटरिंग करने के अलग अलग 4 तरीके हैं। स्मॉल एंटिटीज में जो पूरा मॉनिटरिंग का काम है वो ओनर, ओनर या फिर ओनर के नीचे कोई मैनेजर होता है वो पूरा देख लेता है। वो क्लोजली पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कोई सिग्निफिकेंट चेंज है क्या, कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना परचेस, इतना सेल, इतना स्टॉक, इतना कैश, कोई चेंज है क्या, ठीक है, कोई बहुत चेंज है क्या, कोई फाइनेंशियल डेटा में गलती लग रही है क्या, और यही लोग फिर रेमेडियल एक्शन परफॉर्म होते। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटरिंग का पूरा काम इंडिविजुअल जो ओनर है या फिर ओनर का मैनेजर है, बस वही लोग ये काम करते रहते हैं, ठीक है। Guys, we are through with one more question, that was monitoring of internal controls. Correct? Monitoring of internal controls.
चलिए, नाउ अगला कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन में है अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर आईसीएस 0.08 है, आईसीएस 0.08 है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन अदर कंसिडरेशंस इन दिस रिगार्ड, एक्सप्लेन अदर कंसिडरेशंस इन दिस रिगार्ड मतलब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा और बताइए। कॉन्सेप्ट नंबर सीएनओ 315 का पार्ट 2 का 1.195, फाड़ू का पेज नंबर 30, फाड़ू का पेज नंबर 30। ठीक है, आइए आप पेज नंबर 30 पे 195 पे आइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। तो हमारा बहुत ज्यादा लगाव होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का सिस्टम क्या है, इनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ट्रांजैक्शंस का डेटा रिकॉर्ड करना, उसको प्रोसेस करना, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, और उसकी मदद से रिलायबल स्टेटमेंट्स बनाना, दिस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अच्छे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे बनेंगे। करेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। तो आप आइए पेज नंबर 30 पे 195 नंबर का जो चार्ट है उसके ऊपर आइए। उसमें सिंपल सी बात बोलिए दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिटर के लिए समझना कि कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छा है कि नहीं। इसीलिए उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए, देखो मैंने उसको कैटेगराइज किया, पहले ट्रांजैक्शन रिलेटेड पॉइंट्स, फिर इवेंट्स एंड कंडीशन रिलेटेड पॉइंट्स, फिर मैं बोलूंगा जर्नल एंट्रीज वाले पॉइंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस वाले पॉइंट्स। लेट्स सी, एज अ ऑडिटर हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कीन इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। करेक्ट, अब ट्रांजैक्शन रेट पॉइंट्स हमने समझने चाहिए कि कंपनी के सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस कौन से, जनरली परचेसेस, परचेसेस में भी कभी कभी इंपोर्ट, कोल का इंपोर्ट इज अ सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी चार्जेस कैन बी सिग्निफिकेंट पार्ट, या वेजेस सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, टैक्स पेमेंट इज सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, उसका पूरा बिजनेस प्रोसेस समझो, ये ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट कौन करता है, इनको अप्रूव कौन करता है, हु इनिशिएट्स देम, हु इनिशिएट्स देम, हु अप्रूव्स देम, हु प्रोसेसेस देम, हु रिकॉर्ड्स देम, उसको रिकॉर्ड कौन, प्रोसेस कौन करता है, ठीक है, चेक प्रोसेस कौन करता है, रिकॉर्ड कौन करता है, चेक कौन करता है, करेक्ट कौन करता है, प्राइमरी बुक्स में कौन लाता है, लेजर में कौन करता है, ये सिस्टम को आप समझो। फिर आप ये भी समझो हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इन अग्रीमेंट्स एज इंपॉर्टेंट, उसकी बेस पे अकाउंटिंग होती है, अग्रीमेंट्स, आपके अग्रीमेंट्स हो गए, आपके इनवॉइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आपके वाउचर बनते, आप हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट अकाउंट्स को आप आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कौन से है, उसका बिजनेस प्रोसेस, उसका बिजनेस प्रोसेस, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उसके अकाउंटिंग कौन से अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है वो समझिए। फिर ये लोग इवेंट्स एंड कंडीशन, सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड कंडीशंस को कैसे आइडेंटिफाई करते, कैसे कैप्चर करते, कैसे प्रोसेस करते। मतलब जैसे इंपेयरमेंट इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट और कंडीशन, हम इंपेयरमेंट की बात करते हैं, इंपेयरमेंट इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट और कंडीशन। इंपेयरमेंट कैसे ये लोग प्रोसेस करते, गुडविल वैल्यूएशन कैसे प्रोसेस करते, ब्रांड वैल्यूएशन कैसे प्रोसेस करते, डेप्रिसिएशन, ट्रांजैक्शन के अलावा भी इवेंट्स एंड कंडीशंस होते हैं। करेक्ट, उनको कौन आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, रिकॉर्ड करता है, अकाउंट फॉर करता है। फिर जर्नल एंट्रीज, बहुत सारे रूटीन ट्रांजैक्शन, रूटीन परचेस, सेल, एक्सपेंसेस, रिसीट, पेमेंट्स के अलावा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको जेवी के थ्रू पास किया जाता है।
कुछ रेगुलर जेवीज होती है, कुछ नॉन रिकरिंग होती है। डेप्रिसिएशन इज रेगुलर जेवी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रिसिएशन आपका रेगुलर है, इंटरेस्ट आपका रेगुलर है, ठीक है। लेकिन आपके डेटर क्रेडिटर नॉक ऑफ, नॉन नॉन रिकरिंग, नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज बोलते, तो जनरल एंट्रीज पास करने की सिस्टम को समझो, किसके पास में पावर्स है वो जर्नल एंट्रीज को पास करने का। हु क्रिएट्स दोस एंट्रीज, हु अप्रूव्स देम, हु पोस्ट्स देम, हु चेक्स देम, हु रेक्टिफाइज देम, वो सिस्टम समझो। आखिरी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, कितने फ्रीक्वेंसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस कौन जनरेट करता है, सभी ट्रायल बैलेंस को कंबाइन कौन करता है, ब्रांचेस के डिपार्टमेंट्स के होंगे तो कंबाइन कौन करता है, कंबाइन करने के बाद में उसको शेड्यूल 3 में कौन डालता है, वो नोट्स टू अकाउंट्स कौन बनाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस, तो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम समझना जरूरी है। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बातें समझो, इवेंट्स एंड कंडीशन से रिलेटेड बातें समझो, आखिर की जर्नल एंट्री से रिलेटेड बातें समझो, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन की बातें समझो। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छा रहा तो बहुत प्यारी चीज है। सिस्टम्स अच्छे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे, मेहनत कम करनी पड़ेगी। करेक्ट। कम ऑन गाइस, टेल मी, आर यू विथ मी? अरे भाई, मेरे साथ हो कि नहीं आप लोग? फटाफट बताइए, यस नो। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग हम लोग ये पूरी टैगिंग, हम लोग क्वेश्चन वाइज पूरी टैगिंग करके रखी है, पूरी गूगल शीट बना के रखी है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है, उस पे जाकर आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब आईटी की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट आईटी, ठीक है, बताइए तो आईटी का फुल फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स है, क्या है, कुछ और है? आईटी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? आईटी का फुल फॉर्म क्या है? आईटी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? चलिए जरा बताइए। ठीक है, सर आईटी इट, ईट, ऐसी बातें मत कर देना, मैं पागल हो जाऊंगा, इनको मैड, अगर कोई ऐसी बात कर देगा तो। ठीक है, ओके गाइस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ लिसन गाइस, बिल्कुल सही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जब हम इंटरनल कंट्रोल्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स, जब लोग इंटरनल कंट्रोल्स की बात करते हैं, तो इंटरनल कंट्रोल्स में आज के डेट में आज के डेट में बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज है, डिवाइसेस का यूज है, मतलब देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके भर भर के बेनिफिट से हम सब जानते हैं। ये बहुत स्पीड में काम करते हैं, बहुत एक्यूरेसी में काम करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में काम करते हैं, आप डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, अच्छे कंट्रोल होते हैं, बहुत सारे फायदे इसके, देयर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन कुछ यूनिक रिस्क भी आ रही है वहां से। जैसे यूनिक रिस्क, आईटी रिस्क की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज गुड बट व्हाट अबाउट रिस्क? इट ब्रिंग्स रिस्क। तो स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड टू आईटी एनवायरमेंट, रिस्क ऑफ आईटी एनवायरमेंट, रिस्क ऑफ आईटी एनवायरमेंट, रिस्क ऑफ आईटी एनवायरमेंट। आप देखिए बहुत पहले, और ये थोड़ा सा हमारी टीम के तरफ से गलती हो गई है कि मई 16 में तो नया कोर्स आया ही नहीं था। मई 16 में नया कोर्स आया ही नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 315 में पार्ट 2.340 नंबर का चार्ट है, 340 नंबर का चार्ट है। पेज नंबर 32 पे अगर आप जाएंगे, इफ यू गो टू पेज नंबर 32 पे अगर आप जाएंगे तो 40 नंबर का चार्ट है। रिस्क बिकॉज ऑफ आईटी सिस्टम्स, रिस्क बिकॉज ऑफ आईटी सिस्टम। देखिए हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन,
हमने ये किया है कि हमने, ठीक है, जो रिस्क है, जो आईटी रिस्क है, उसको हम लोगों ने कैटेगराइज कर, हमने ग्रुपिंग कर दी है। सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, तो रिस्क रिलेटेड टू आईटी पर्सोनल। फिर आईटी डिपार्टमेंट में डेटा आता है, तो रिस्क रिलेटेड टू डेटा। फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो रिस्क रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग। ठीक है, और फिर इन सब में चेंजेस होते हैं, तो रिस्क रिलेटेड टू चेंजेस। चार कैटेगरी में बांट दिया हम लोगों ने, एंड दैट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ सुपर इजी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके आईटी पर्सोनल। आपके आईटी पर्सोनल आते हैं, ठीक है। आज के डेट में आईटी पर्सनल्स बहुत ज्यादा, आईटी पर्सनल्स के बाद में बहुत सारे राइट्स, पावर्स, प्रिविलेजेस है। इतनी उनको जरूरत है, उससे भी ज्यादा है। दे हैव बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल। और जब कोई आदमी इतना पावरफुल हो जाता है, दे आर बिग चांसेस कि वो अपने पावर्स का मिसयूज करे और मैनिपुलेशन करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। करेक्ट। ये रिस्क है कि आईटी के लोग मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, अपने पावर्स का मिसयूज कर सकते हैं। देन कम्स डेटा। फिर आता है आपका डेटा। ठीक है, तो अगर हम डेटा की बात करें, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। अनऑथराइज एक्सेस करके, नंबर वन सबसे खतरनाक, पूरा डेटा डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा कैन हैपन। उससे थोड़ा कम खतरनाक, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, डेटा लीक हो सकता है, डेटा कैन लीक। फिर तीसरा, ठीक है, फिर तीसरा मैं इसको बोलूंगा, ट्रांजैक्शंस जो ऑथराइज नहीं किए थे, उनको जबरदस्ती गलत तरीके से ऑथराइज कर दिया गया। गलत तरीके से ऑथराइज कर दिया गया। ठीक है, अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर दिया गया, या फिर नकली ट्रांजैक्शन को डेटाबेस में डाला गया। या तो डेटा ही पूरा डिलीट हो गया, या डेटा लीक हो गया, या अनऑथराइज ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करके उसको प्रोसेस कर दिया, डेटा में इंक्लूड कर लिया, या फिर नकली चीजों को इंक्लूड कर दिया। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा। ठीक है, गलत डेटा को यूज करके प्रोसेसिंग कर ली है। एक्चुअल की जगह बजटेड डेटा को यूज करके प्रोसेसिंग कर लिया। करंट मंथ की जगह प्रीवियस मंथ का डेटा ले लिया, करंट ईयर की जगह प्रीवियस ईयर का डेटा ले लिया। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, इनएक्यूरेट डेटा, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन को डबल प्रोसेस कर दिया, कुछ चीजें छूट गई, इट इज इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग। दोनों में फर्क है। बेसिक डेटा ही गलत यूज किया प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेस, या फिर दूसरा प्रोसेसिंग गलत हो गई, डेटा सही था, प्रोसेसिंग गलत हो गई। मैनुअल इंटरवेंशन, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग को जानबूझकर रोका गया और अपने मन मर्जी के हिसाब से चेंजेस किए गए। ये भी एक रिस्क है, मैनुअल मैनिपुलेशन इंटरवेंशन की। आईटी पर्सन सबसे उससे कनेक्टेड रिस्क, डेटा के रिस्क, प्रोसेसिंग के रिस्क ऑफ चेंजेस, फेलियर टू मेक चेंजेस। बदलते जमाने के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज, बदलते जमाने के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज नहीं किया। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चेंज नहीं किया गया। They are not changing operating systems. They are not changing gadgets. They are not changing devices. या फिर अनऑथराइज चेंजेस है सिस्टम में, बिना परमिशन के कोडिंग, चार्ट, सब कुछ बदला जा रहा है। मास्टर फाइल, ठीक है, जो डेटा सालों साल तक बदलता नहीं है, पर बार बार यूज होता है। अकाउंट के नंबर, उनके हेडिंग्स, कस्टमर के नंबर, उनके हेडिंग्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट कमीशन रेट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वो सब मास्टर फाइल में थे, उसको अनऑथराइज चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, नाउ गाइस, तो ये रिस्क है। रिस्क के बारे में हमने जाना। रेलेवेंस ऑफ कंट्रोल्स, रेलेवेंस ऑफ कंट्रोल्स, रेलेवेंस। देखिए, न्यू कोर्स में मे 21 आरटीपी, मे 21 एग्जाम ओल्ड कोर्स में आया भी है। ये मे 21 आरटीपी में और एग्जाम में उतरा, लेकिन ओल्ड कोर्स में हो सकता है कि अब न्यू कोर्स में ही आ जाए। ठीक है, क्या सभी कंट्रोल्स रेलेवेंट होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। दुनिया भर के कंट्रोल्स होंगे। स्टाफ को बोलते होंगे कि आप हेलमेट पहन कर आइए, वो भी एक कंट्रोल है। एक यूनिफॉर्म में आइए, वो भी एक कंट्रोल है। आप हेलमेट पहन के आइए, आप यूनिफॉर्म पहन कर आइए, वो भी एक कंट्रोल है। करेक्ट। ऑल ऑफ दिस इज अ कंट्रोल। लेकिन ये हमारे काम के नहीं है। समय समय पे क्लीनलीनेस होना चाहिए कंपनी में, ये हमारे काम के नहीं है। ये ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर के काम के नहीं है। जिसका इम्पैक्ट
इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल आइटम्स, इनकम एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी के ऊपर होता है, उसकी अकाउंटिंग के ऊपर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर होता है। उससे कनेक्टेड, उससे रिलेटेड चीजें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी कुछ चीजें रेलेवेंट, तो सभी कंट्रोल्स रिलेवेंट नहीं थे, कुछ ही होते हैं। अब कौन से कंट्रोल्स रिलेवेंट होंगे नहीं होंगे हमको तय करना पड़ता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कंट्रोल्स रिलेवेंट होंगे कि नहीं। 65 नंबर का चार्ट है, सॉरी, पेज नंबर 29 पे, यस, पेज नंबर 29 पे 65 नंबर का चार्ट है। पेज नंबर 29 पे 65 नंबर का चार्ट है। ये है, ये है, बहुत सारे पॉइंट्स है। एमएसएन, अगर आपने बचपन में सुना, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज, जैसे गूगल न्यूज है वैसे ही एक बहुत फेमस पुराना एमएसएन है, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज। ठीक है, तो एमएसएन डेवलप लाइट, कॉम्पैक्ट, हल्की कॉम्पैक्ट नाइस वॉच। एम स्टैंड फॉर मटेरियलिटी। एम 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 स्टैंड्स फॉर मटेरियलिटी। ठीक है, मटेरियल ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस, मटेरियल ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस से रिलेटेड जो कंट्रोल्स होंगे उनके रेलेवेंट होने के चांसेस ज्यादा है। सिग्निफिकेंट रिस्क से कनेक्टेड जो होंगे, एस, उसके चांसेस ज्यादा है। जितना साइज ऑफ द एंटिटी, जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होते जाता है, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जो कंट्रोल्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जैसे सबके फिर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो सबको आई कार्ड दो, सबको आई कार्ड देना चाहिए। ठीक है, सबका प्रॉपर आपका आई कार्ड होना चाहिए, सबका अटेंडेंस होना चाहिए, सबके ओवर टाइम प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए, वो कंट्रोल्स रेलेवेंट होने लग जाते हैं। एमआईएस बनना चाहिए, जितना साइज बड़ा होते जाता है वो हिसाब से पूरे कंपनी पे नजर रखने के लिए कंट्रोल्स बनते, जैसे एमआईएस बनता है, वो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट हो जाते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका ब्रिक एंड मोटर मॉडल है, मतलब आपके शॉप्स है, अगर आपके शॉप्स है तो फिजिकल कंट्रोल्स, वॉचमैन होना, वो रेलेवेंट हो गया। अगर आपका ई कॉमर्स है, तो आपका ई कॉमर्स है तो आईटी डिपार्टमेंट होना, आईटी डिपार्टमेंट होना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस जहां जहां पे कॉम्प्लेक्स है, जहां जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स है, जहां जहां पे बहुत वेरिएशंस है, वो कंट्रोल रेलेवेंट हो जाते हैं। लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले कंट्रोल्स रेलेवेंट हो जाते हैं। सर्कमस्टांसेस, जैसे अब, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन में कैश के कंट्रोल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, फ्यूल के प्राइस बढ़ गए तो उसके कंट्रोल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। देन नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, अगेन जहां जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है, रिपीट हो रहा है, वो कंट्रोल्स रिलेवेंट है। वेदर एंड हाउ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअल इन कॉम्बिनेशन प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिसस्टेटमेंट। अगर कभी कभी दो कंट्रोल साथ में मिलकर काम करते हैं, एक कंट्रोल रिपोर्ट को जनरेट करता है, फिर दूसरा बंदा रिपोर्ट को स्टडी करता है, तो अगर, ठीक है, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको स्टडी करने वाला जो व्यक्ति है वो स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, अगर दो कंट्रोल मिलकर काम कर रहे हैं, अगर एक इंपॉर्टेंट है तो दूसरा अपने आप इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट बन जाएगा। तो एग्जिस्टिंग कंट्रोल का क्या डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रोल पे, कौन से कंट्रोल के साथ मिलकर काम करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क पे, साइज पे, नेचर ऑफ बिजनेस एंटिटी पे, डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी पे, लीगल एंड रेगुलर रिक्वायरमेंट, सर्कमस्टांसेस, नेचर। चार पांच भी लिखे आप लोगों ने तो बहुत है। नाउ गाइस, आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि आज हमारा टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा, हमारा टारगेट हम लोग जल्दी अचीव कर लेंगे। कोई बात नहीं, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। आपके मन में कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ लेना। नाउ इंटरनल कंट्रोल इन स्मॉल बिजनेस, नहीं जल्दी नहीं होगा, मेरे हिसाब से टाइम पे बराबर होगा। इंटरनल कंट्रोल इन स्मॉल बिजनेस 320 नंबर का चार्ट है, पेज नंबर 32, 320 नंबर का चार्ट है। 320 नंबर का चार्ट है, इंटरनल कंट्रोल स्मॉल बिजनेस। आप बड़े बिजनेस का ऑडिट करो कि स्मॉल बिजनेस का ऑडिट करो, आप बड़े बिजनेस का ऑडिट करो कि आप स्मॉल बिजनेस का ऑडिट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव्स रिमेन सेम। जो ऑब्जेक्टिव्स है,
जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बिल्कुल सेम रहते हैं, कोई दूर दूर तक फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव्स, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रिमेन सेम। ठीक है। लेकिन ऑडिट का ऑब्जेक्टिव सेम होता है, लेकिन ऑडिट का ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन कंट्रोल्स जो है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज, के जो कंट्रोल्स होते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है। यहाँ पे इतने पैसे नहीं होते, यहाँ पे इतने पैसे नहीं होते, यहाँ पे इतने लोग नहीं होते, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होता। देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। एक ही आदमी बहुत सारे काम कर रहा है। ठीक है, वही बंदा अकाउंटिंग, वही कैश संभाल रहा है। गलत है एक ही बंदे दोनों को संभालना। ऐसे केस में कंट्रोल्स नहीं होते या फिर कंट्रोल्स बहुत वीक होते हैं। ओनर का सुपरविजन ही सबसे इंपॉर्टेंट से इफेक्टिव कंट्रोल होता है। तो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में टाइम क्यों वेस्ट करने का जब कंट्रोल है ही नहीं या फिर बहुत वीक है। इसे स्मॉल बिजनेसेस में बोलते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करने में ज्यादा आप समय मत डालो। आप ज्यादा समय मत डालो। यू डोंट गो फॉर लॉट ऑफ टाइम। आप ज्यादा समय मत डालो। आप सीधा जाकर, ठीक है, आप सीधा जाकर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को आप ज्यादा लगाइए। यू गो एंड अप्लाई सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर आपने अच्छे से लगाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। कितनी बार आया है ये? क्या लिमिटेशंस है, क्या प्रॉब्लम्स है इंटरनल कंट्रोल के? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, बार बार लगातार इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 315 पार्ट टू, 315 का पार्ट टू, 360 फाड़ू पेज नंबर 32, फाड़ू के पेज नंबर 32 पे हम जाएंगे कि इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है। देखिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को आप कितना भी उसमें टाइम पैसा इन्वेस्ट करिए, कितने भी अच्छे से डिजाइन करिए, कितने भी अच्छे से इंप्लीमेंट करिए, उसको मॉनिटर करिए, रीजनेबल एश्योरेंस, हमेशा सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस से रीजनेबल एश्योरेंस से वो काम कर पाएगा। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोल रिस्क रहेगी। आप कंट्रोल रिस्क को कभी भी जीरो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? देयर इश्यूज, देयर प्रॉब्लम्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। मैंने क्या किया है, कुछ प्रॉब्लम टॉप लेवल के, कुछ प्रॉब्लम मिड लेवल के, कुछ प्रॉब्लम लोअर लेवल के। टॉप लेवल जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट में गो रहा हूं। मैनेजमेंट ने सोचा था कितने तरह के रिस्क आ सकते हैं, कितने तरह के रिस्क हो सकते हैं, कितनी बड़ी रिस्क हो सकती है और कौन से कंट्रोल्स काम कर सकते हैं। देयर जजमेंट्स में गो रॉन्ग ऑल टुगेदर। उन्होंने सोचा कि एम्प्लॉयज टाइम पे आ रहे कि नहीं आ रहे, सिंपल एक रजिस्टर मेंटेन कर दो। अरे रजिस्टर मेंटेन करने से कुछ नहीं होगा, सब लोग बोलते टाइम पे आए। वॉचमैन को लगा दो, वॉचमैन को भी उन्होंने सेट कर दिया। उनको कार्ड दे दो, एक्सेस कार्ड दे दो, एक्सेस कार्ड सब एक में का एक्सचेंज करके चल रहे हो। फाइनली थम रिकॉग्निशन पे आइए। ठीक है। सो जजमेंट बाय मैनेजमेंट में गो रॉन्ग। मैनेजमेंट का जजमेंट गलत हो सकता है। ठीक है, दैट्स अ प्रॉब्लम। मैनेजमेंट का जजमेंट गलत हो सकता है, मैनेजमेंट ओवरराइड, जजमेंट बाय मैनेजमेंट में गो रॉन्ग, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है। हो सकता है मैनेजमेंट खुद अपने सिस्टम्स को तोड़ दे, बनाते वक्त उनका जजमेंट गलत हो गया, बनाने के बाद वो खुद अपने सिस्टम को तोड़ दे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को सोचकर हो सकता है सिस्टम ना बनाए। हर सिस्टम को लगाने के लिए आपको स्टाफ लगता है, आपको इक्विपमेंट लगते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है। कॉस्ट इज मोर एंड बेनिफिट इज लेस, इज वेरी मच पॉसिबल। बनाते वक्त कॉस्ट बेनिफिट के चक्कर में कंट्रोल्स छोड़ दिए कुछ, जजमेंट गलत हो गया, बनाने के बाद ओवरराइड हो गया। फिर मिड लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट मिड लेवल मैनेजमेंट, कोल्यूजन हो सकता है। सुपरवाइजर एम्प्लॉयज आपस में मिल गए, आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, देयर कैन बी कोल्यूजन, कोल्यूजन हो सकता है।
लोअर लेवल एम्प्लॉयज पे ह्यूमन जजमेंट कैन गो रॉन्ग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम ही नहीं समझता, रिपोर्ट क्यों जनरेट कर रहे पता ही नहीं है, चीजों क्यों टैली कर रहे पता ही नहीं है। ठीक है, तो टॉप लेवल की प्रॉब्लम्स की वजह से टॉप लेवल में इश्यूज है, इसलिए कंट्रोल्स कंट्रोल्स के अंदर लिमिटेशंस है। मिड लेवल में प्रॉब्लम है इसलिए कंट्रोल्स में लिमिटेशंस है। एम्प्लॉय लेवल पे प्रॉब्लम है इसलिए कंट्रोल्स में लिमिटेशंस है। ऑल दीज आर लिमिटेशंस। नाउ गाइस, आई होप इट इज प्रीटी क्लियर। कम ऑन गाइस, बताइए सब क्लियर चल रहा है, सब फटाफट चल रहा है, क्लियर चल रहा है? कम ऑन, टेल मी गाइस, टेल मी। ठीक है। नाउ, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं नहीं भी कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं नहीं भी कर रहा हूं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप उसके, मैंने आपको लिंकिंग दी है, क्वेश्चंस की और चार्ट्स की लिंकिंग दी है। आप करस्पॉन्डिंग चार्ट नंबर, और अभी तो आपको पता होगा, पूरा का पूरा फाड़ू, फाड़ू का जो प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा फाड़ू का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमने कॉन्सेप्ट वाइज टैगिंग कर दी है। कितना प्यारा और कितना आसान हो गया आपके लिए। बस फाड़ू और परम की रिपीटेशन लगाते जाओ, फाड़ू मल्टीपल टाइम, फाड़ू 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 फाड़ू, और क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और फिर उसके बाद में लिखने की प्रैक्टिस। तीन चीजें कर लो, नहीं तुमने फोड़ा है ना, कसम से जबरदस्त फोड़ोगे आप लोग, जोरदार फोड़ोगे। ठीक है। नाउ, आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, आईएफसीआर के बारे में ज्ञान बांटो। आईएफसीआर के बारे में ज्ञान बांटना है। 380 नंबर का चार्ट है, उसके नीचे भी जो है कि आईएफसी और आईएफसीआर के बारे में लॉ में क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है उसके बारे में पूछा हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है। आईएफसी, आईएफसी स्टैंड्स फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। IFCR stands for Internal Financial Controls over Financial Reporting. The internal financial controls over financial reporting. ठीक है, let's see guys. IFC, IFC वर्सेस IFCR। ठीक है, सबसे पहले ये IFC क्या होता है? कॉपी पेस्ट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। Internal financial controls or internal controls as per SA 315 are exactly same, बिल्कुल सेम। सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई बोलता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स मतलब कंपनी के अंदर के वो सिस्टम्स और प्रोसेसेस जो बनाए गए हैं लॉ रेगुलेशन के कंप्लायंस के लिए, एसेट्स के सेफगार्डिंग के लिए, ऑपरेशन को एफिशिएंट इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रॉपर एक्यूरेट अकाउंटिंग के लिए, प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, और एक ऐड किया एक्स्ट्रा फ्रॉड एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट करने के लिए जो सिस्टम्स कंपनी के अंदर बने हैं वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। करेक्ट, एग्जैक्टली आईएफसी की डेफिनेशन, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन और आईएफसी की डेफिनेशन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मैच करती है, इट मैचेस विथ ईच अदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं आईएफसीआर की, इफ आई टॉक अबाउट आईएफसीआर, आईएफसीआर, आईएफसी इज अ बिगर सेट, उसके अंदर का एक छोटा पार्ट है आईएफसीआर। आईएफसीआर कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है, गाइडेंस नोट में है। कंपनी के अंदर के वो सिस्टम्स और वो सिस्टम्स और वो प्रोसेसेस, वो सिस्टम वो प्रोसेस जो बनाए गए हैं, ठीक है, जो बनाए गए हैं टू इंश्योर कि अकाउंटिंग रिलायबल रहे, प्रॉपर प्रॉपर रिलायबल अकाउंटिंग हो, और उसके बेसिस पे फिर प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, बस तो आप समझिए आईएफसी के अंदर 5 बातें आती है, उसमें सिर्फ एक बात आती है आईएफसीआर में। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? आईएफसीआर इज अ सबसेट ऑफ आईएफसी, आईएफसी इज अ बिगर सेट, उसका सबसेट है आईएफसीआर। आईएफसी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, आईएफसीआर इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट। तो हम आईएफसीआर के पढ़ते हैं, ठीक है।
आईएफसीआर एक सबसेट है, एक नैरो चीज है, छोटी चीज है। उसमें सिर्फ वही कंट्रोल्स आते हैं जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों के लॉ के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग। सबसे पहले आईएफसी, ये एग्जाम में क्वेश्चन था। ठीक है, आईएफसी एक बहुत बड़ी चीज है। पहले बोर्ड की जिम्मेदारी, बोर्ड से छोटा ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी, उससे छोटे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी। सभी लिस्टेड कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि आप कंपनी के अंदर के आईएफसी को डिजाइन करें, इंप्लीमेंट करें और उसको अच्छे से मॉनिटर करते रहे। ये जिम्मेदारी है लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो लिस्टेड कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनको बम्बार्ड कर दिया गया है, उनके ऊपर लाद दिया गया है आईएफसी की जिम्मेदारी। सभी कंपनी नहीं, लिस्टेड कंपनी। जो भी बड़ी कंपनी है जहां पे ऑडिट कमेटी लगती है, उन सब के उसमें ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी है कि आईएफसी को रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएट करे, रिव्यू करे कि उसमें कोई डेफिशिएंसी है, प्रॉब्लम है, उसको दूर करे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इंटरनल फाइनेंशियल, ठीक है, आईएफसी को इंटरनल उसको रिव्यू करना चाहिए कि क्या अच्छे सिस्टम्स बनकर रखे हुए हैं। तो बोर्ड के ऊपर भी जिम्मेदारी डाल दी, ऑडिट कमेटी बड़े कंपनी में आता है उनके ऊपर भी जिम्मेदारी डाल दी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी डाल दी। आईएफसीआर का क्या, हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा आईएफसीआर बनाकर कंपनी में इंप्लीमेंट कर दे। सुनो, आईएफसी बहुत बड़ी चीज है, इसलिए लिस्टेड कंपनी को पकड़ा है, ऑडिट कमेटी वाली कंपनी को पकड़ा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली कंपनी को पकड़ा है। लेकिन जो आईएफसीआर जो है उसमें सभी कंपनी के बोर्ड की जिम्मेदारी है और सभी कंपनी के ऑडिटर की जिम्मेदारी है। सभी कंपनी के ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो ऑडिट रिपोर्ट में बताए कि आईएफसीआर एडिक्वेट है कि नहीं। अच्छा सर, आईएफसी बड़ी चीज है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों पे उसकी जिम्मेदारी थोपी गई है। आईएफसीआर कंपैरेटिवली छोटी है, बहुत क्रिटिकल चीज है। हर कंपनी का बोर्ड उसको बनाएगा और हर कंपनी का ऑडिटर उस पर रिपोर्ट मारेगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कंपनीज की रिपोर्ट को, इट इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, कुछ एग्जेम्पशंस भी है। अगर आपको कंपनीज याद आता है, कुछ एग्जेम्पशन भी आईएफसीआर ऑडिटर की जो आईएफसीआर रिपोर्ट है उसके एग्जेम्पशन है। ठीक है, आपकी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी को एग्जेम्पशन है। प्राइवेट कंपनी जहां पे पेड अप कैपिटल, ठीक है, आपके आपके बोरोइंग्स इज नॉट एक्सीडिंग 25 crores, बोरोइंग्स इज नॉट एक्सीडिंग 25, पेड़ों का बोलेंगे बोरोइंग्स इज नॉट एक्सीडिंग 25 crores, टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 50 crores, उनको एग्जेम्पशन है, पढ़ते आप कंपनीज एक्ट में। और ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली, हाफ ईयरली को नहीं लगता, सिर्फ एनुअल को लगता है, क्योंकि आज के डेट में कंपनीज एक्ट में सिर्फ एनुअल की बात की हुई है। और ठीक है, तो आईएफसी वर्सेस आईएफसीआर इज गाइस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आईएफसी वर्सेस आईएफसीआर, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। 33.400, 33.500। फिर अगर आप आएंगे, ठीक है, 210 नंबर का चार्ट है पेज नंबर 31 पे। कोई भी आपने ऑडिट प्रोग्राम को बनाना चाहिए, ये ट्रेडिशनल थियरी है। कोई भी ऑडिट प्रोग्राम को अगर आपको बनाना है तो पहले आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को स्टडी करके ही बनाना चाहिए। ऑफ कोर्स, उसको स्टडी करके ही आपने उसको बनाना चाहिए। देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंटरनल कंट्रोल ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिटर की जिम्मेदारी है ये समझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, उसको टेस्ट करे और पता लगाए वो इफेक्टिव है क्या, उसके बाद ही ऑडिट प्रोग्राम को बनाए। क्या फायदे हैं? WR, विराट फायदे, वीकनेस एंड सजेशंस। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करके बनाते हैं, गहराई में समझते हैं, तो बायस्ड ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रोग्राम बनता है। ठीक है, और फिर इससे करने से आपको वीकनेस, आप एक अनबायस तरीके से प्रोग्राम बनाते हो तो इन जनरल फायदा, इसलिए मैंने ऑपरेशन किया है, ऊपर लिखा है उसको। आपको वीकनेस पता चल जाता है, आप
आपको वीकनेस पता चल जाते हैं, आप कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेटर ऑफ वीकनेस जाता है वीकनेस बताने के लिए, उनको सजेशंस में कैसे इम्प्रूव करना। और आप चेक कर सकते हैं सब्सिक्वेंटली, मतलब आपने दिसंबर दिसंबर तक ऑडिट किया, फिर आप बाद में जाकर चेक कर सकते हैं फेब में, मार्च में, अप्रैल में, कि आपके सजेशंस के बेसिस पे रेक्टिफिकेशंस, आपके सजेशंस के बेसिस पे रेक्टिफिकेशंस किए गए कि नहीं किए गए, ये आप देख सकते हो। ठीक है। तो वीकनेसेस एंड सजेशंस, वीकनेसेस और सजेशंस में बड़े काम की चीज है। बिल्कुल इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करना चाहिए। वीकनेसेस मिल जाते हैं, आप वीकनेस मिलते हो, उसको इन्फॉर्म करते हो, उसको सजेशंस आप बताते हो, सजेशंस को फॉलो किया कि वो देखते हो। आर फॉर रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के लोग, पीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट गाजे बाजे से पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उसको इंस्टॉल करें, उसको फॉलो अप नहीं करते, मॉनिटर नहीं करते, उसको देखते नहीं है। हो सकता है इंस्टॉलेशन अच्छा था, बट रियलिटी में, ठीक है, बहुत हो सकता है आज के डेट में सिस्टम बराबर ऑपरेशनल नहीं हो, उसकी सिचुएशन बहुत खराब हो, जितना सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा। इससे हमेशा सिस्टम्स, आज का स्टेटस क्या, वो देखना चाहिए। यू शुड गो एंड सी व्हाट इज टुडे स्टेटस। आज का स्टेटस आप देखिए। तो वीकनेस एंड सजेशंस, वीकनेसेस वीकनेसेस एंड सजेशंस तो बहुत सिंपल है गाइस। वीकनेसेस और सजेशंस आपको मिल जा, इंटरनल कंट्रोल स्टडी करने से वीकनेस सजेशन मिल जाते हैं, रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स मिल जाते हैं, अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर आपको पता चल जाएगा ना, अगर आपको पता चल जाएगा, इफ यू कम टू नो, ठीक है, अगर आपको पता चल जाएगा, इफ यू वुड कम टू नो कि किस तरह के प्रॉब्लम्स है, वीकनेसेस है, क्या प्रॉब्लम है, तो आपको रिस्क पता चल जाएगी, और आपको, ठीक है, यू विल बी एबल टू डिजाइन योर ऑडिट प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेजेस के वेजेस के अगर कंट्रोल्स वीक है, तो आपको डमी वर्कर्स की चेकिंग करनी चाहिए कि भाई डमी वर्कर्स तो नहीं आ गए। अगर वेजेस के कंट्रोल के भाई डमी वर्कर्स तो नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल के वीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आपको ज्यादा मांगना चाहिए, और ईयर एंड का 31 मार्च का मांगना चाहिए, कोई दूसरी डेट का नहीं। टी फॉर टेस्ट चेकिंग प्लान, मतलब सैंपलिंग। कंट्रोल्स अच्छे है तो सैंपल का साइज छोटा होता है, वाइस वर्सा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करने के बाद में ही ऑडिट प्रोग्राम को बनाना चाहिए। उसके बाद ही ऑडिट प्रोग्राम को बनाइए, बिल्कुल बनाइए। कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, ये बड़ा प्यारा है। कंट्रोल रिस्क असेसमेंट 24 नंबर का है, पेज नंबर 26 पे। डेफिशिएंसीज 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 इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल रिस्क असेसमेंट एंड स्ट्रेटेजी फॉर कंट्रोल। लिसन गाइस, इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी से क्या फर्क पड़ता है फाइनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट पे? क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तड़प रहे आने के लिए, May 20 आरटीपी, 20 का स्टडी मटेरियल, 21 का स्टडी मटेरियल, 24 नंबर का चार्ट है। देखिए यहाँ पर, सुन लीजिए अब मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। हम लोग जब इनिशियली ऑडिट पे जाते हैं, तो इनहेरेंट रिस्क समझते हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग कंट्रोल समझते हैं हम लोग। इनिशियली जब ऑडिट पे जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पे इनहेरेंट रिस्क है, उसके करस्पॉन्डिंग कंट्रोल्स क्या है, उसकी करस्पॉन्डिंग कंट्रोल्स क्या है, उसका नॉलेज, उसके नॉलेज लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। और हम लोग प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हैं कंट्रोल रिस्क। तो ऑडिटर रिस्क असेसमेंट फेज में एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट करता है अपने कंट्रोल रिस्क में। फिर आगे जाकर जब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लेता है, तब फिर वो फाइनल असेसमेंट करता है। तब फिर वो फाइनल असेसमेंट, देन ही गोज फॉर फाइनल असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। तो पहले आपको समझना है कि इनिशियली प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है, इनिशियल असेसमेंट होता है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होता है, और फाइनल असेसमेंट होता है कंट्रोल रिस्क का। ठीक है, लेट्स सी दिस, फाइनल असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। लेट्स सी, ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करता है, और उसके बाद में उसने देखा कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है, कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, सुपर्ब। तो फिर वो बोलेगा
कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, सीआरए, सीआरए मतलब कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, फाइनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट है। आरओसी मतलब रिलाय ऑन कंट्रोल्स। तो पहले आप बताइए, प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है कंट्रोल रिस्क का, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद में फाइनल असेसमेंट होता है। उसमें अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव दिखे, उसमें अगर आपको कंट्रोल्स इफेक्टिव नजर आते हैं, अगर आपको इफेक्टिव नजर आते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग बोलेंगे रिलाय ऑन कंट्रोल्स। हमारा फाइनल असेसमेंट रहेगा रिलाय ऑन कंट्रोल्स। अगर कंट्रोल्स इनइफेक्टिव नजर आते हैं, अगर कंट्रोल्स कंट्रोल्स इनइफेक्टिव अगर नजर आते हैं, कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कंट्रोल्स आर नॉट गुड, अगर इनइफेक्टिव नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल्स आर नॉट रिलायबल, डोंट रिलाय ऑन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स आर वीक, कंट्रोल्स आर वीक, हम लोग ऐसा बोलेंगे। हम लोग अपडेट करेंगे अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी को कि कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल्स वीक है, कंट्रोल रिस्क हाई है, रिस्क बढ़ चुकी है, ज्यादा ऑडिट, हम स्ट्रेटजी को अपडेट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस, और हमारी जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वहां पे इंक्लूड करेंगे। पहले आपको समझाना है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट क्या होता है। फिर आपको बताना है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रिजल्ट आने के बाद हम बोल सकते हैं चीजें, कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो क्या होगा, इनइफेक्टिव है तो क्या होगा, ये आपको समझाना है। फिर फिर कुछ काम की बातें बता रहे हैं, बहुत ही काम की बातें बता रहे हैं, ठीक है। मोर देन वन कंट्रोल्स रेलेवेंट फॉर द असर्शन, उनका कहना है कभी कभी एक ही असर्शन के लिए मल्टीपल कंट्रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, परचेज बराबर है ना, इसके लिए एक जूनियर मैनेजर भी है, एक सीनियर मैनेजर भी है, एक सॉफ्टवेयर भी है, सॉफ्टवेयर ऑल्सो, एक एक्सटर्नल फर्म भी है। चार चार लोग मिलकर इंश्योर करते हैं कि परचेज बराबर है कि नहीं, क्योंकि परचेज बहुत हाई वैल्यू परचेज, चार चार कंट्रोल्स है। कभी कभी ऐसा होता है, आप सभी कंट्रोल्स आप देखिए, ठीक है, एक कंट्रोल फेल हो जाए, कोई बात नहीं, अगर आप चेक करिए और आपको दिख गया कि एक कंट्रोल बहुत अच्छा चल रहा है, मिटिगेट कर रहा है रिस्क को, तो आप बोल दीजिए, ठीक है, कंट्रोल्स आर रिलायबल, रिलाय ऑन कंट्रोल्स बोल दीजिए। आपको पता चला कुछ कंट्रोल्स नहीं चल रहे लेकिन बाकी कंट्रोल्स चल रहे हैं, कॉम्पनसेट कर देना। तो क्या हुआ, एक दो कंट्रोल नहीं चल रहे, कुछ अच्छे कंट्रोल तो चल रहे हैं ना, वो कॉम्पनसेट कर दे रहे हैं बाकी कंट्रोल्स के फेलियर को। क्या हुआ कि जूनियर मैनेजर बराबर काम नहीं कर रहा, सीनियर मैनेजर बराबर काम नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर तो बराबर काम कर रहा है ना, जो बाहर से हमने किसी को रखा हुआ है परचेस को चेक करने के लिए, वो तो बराबर काम कर रहा है ना, इट्स कॉम्पनसेटिंग, वो भी चलेगा। तो बोले बी केयरफुल, मल्टीपल कंट्रोल्स हो सकते हैं, अगर आपको चेक करते करते मिटिगेटिंग कंट्रोल मिल जाए, रिलाय ऑन कंट्रोल्स। मिटिगेटिंग नहीं मिला, आपको कंट्रोल्स वीक है लेकिन कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल मिल गया कुछ और, तो अच्छी बात है। स्पेशल केस, वन कंट्रोल में इफेक्ट मल्टीपल असर्शन, यस। जैसे सीनियर मैनेजर है, वो क्वांटिटी वो चेक करता है ट्रांजैक्शन असली है ना, वो चेक करता है ट्रांजैक्शन असली है ना, वो भी चेक करता है ट्रांजैक्शन असली है क्या, वो ट्रांजैक्शन असली है क्या, वो भी चेक करता है। फिर ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी बराबर है ना, उसका रेट बराबर है ना, उसकी क्वालिटी बराबर है ना, ये भी चेक करता है। ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल्स मल्टी एक ही कंट्रोल मल्टीपल असर्शंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा पता चलता है कि कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव और वो कोई भी असर्शन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो एनआरओसी, नॉट रिलाय ऑन कंट्रोल है, वो तो ठीक है। फिर आगे वो और बोलते, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक असर्शन को प्रोटेक्ट करे, दूसरे को नहीं, मतलब वो मैनेजर बहुत अच्छा है ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस चेक करने में, क्वांटिटी और रेट चेक करने में, लेकिन उसको क्वालिटी चेक करने नहीं आता, ही इज नॉट हैविंग टेक्निकल नॉलेज, इक्विपमेंट नॉलेज भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ असर्शंस प्रोटेक्ट हो रहे हैं, कुछ व्हाट कुड रॉन्ग गो रॉन्ग प्रोटेक्ट हो रहे हैं, कुछ प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो जो प्रोटेक्ट हो रहे हैं उसको बोलो रिलाय ऑन कंट्रोल्स, उसकी सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम हो जाएगी। जो असर्शन प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं उसको बोलो कि कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, कंट्रोल रिस्क हाई है, ठीक है, आप वहां पे ज्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर,
तो देखिए बड़ा प्यारा है, पहले आप समझाएंगे प्रिलिमिनरी और फाइनल असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोडक्शन में, फिर आप बताएंगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट क्या आते हैं, उसके हिसाब से आगे चीजें बढ़ती है, वेदर टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स और वेदर नॉट टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स। आप बताएंगे कैसे एक ही असर्शन के लिए मल्टीपल कंट्रोल हो सकते हैं। तीसरा आप बताएंगे कैसे एक ही कंट्रोल मल्टीपल असर्शंस को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ असर्शंस प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, व्हाट कुड गो रॉन्ग इज नथिंग बट रिस्क। व्हाट कुड गो रॉन्ग इज नथिंग बट रिस्क, कुछ रिस्क में कॉम्पनसेट कर पा रहा है, कुछ को नहीं कर पा रहा है। जहां पे कर पा रहा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम लगाएंगे, जहां पे नहीं कर पा रहे सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ज्यादा लगाएंगे। गाइस बहुत बढ़िया, ये हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए। इसको भरपूर एंजॉय करो, चैप्टर नंबर 4 करो, हमारे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 4, 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। मोर देन 50% ऑफ द हमारा कोर्स हो चुका है, मोर देन 50% ऑफ आवर कोर्स इज ओवर। अब आपने फाड़ू चार्ट रिवीजन और ये क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से किया, 4 चांद लग जाएंगे। जो क्वेश्चंस, ठीक है, जो क्वेश्चंस में आपको तकलीफ जाए, चार्ट नंबर रेफर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। मैं ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, मैं वहां पे जूम सेशन डालूंगा डाउट्स के लिए। हो सकता है आज या कल में मैं ये करूं।